Hello students, today we are going to start chapter 1 of accountancy, which is introduction to accounting. Since it is very new to you, so it is going to be quite interesting for you. So before learning any other thing, we shall first learn what is accounting. In the current session, we shall learn about what is accounting. What is the definition of accounting? So let's start. Accounting is language of business. What is accounting? Accounting is language of business, in which business records its transaction. Accounting is the language of business in which business records its transaction. अकाउंटिंग क्या है? लैंग्वेज है, भाषा है. किसकी भाषा है? बिजनेस की भाषा है. और हम लोग जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए किया जाता है, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन हो या फिर वो ओरल या वर्बल कम्युनिकेशन हो. तो बिजनेस भी अकाउंटिंग नाम के लैंग्वेज का यूज़ करके रिटन फॉर्म में कम्युनिकेट करती है. रिकॉर्डिंग का मतलब होता है, रिकॉर्ड करने का मतलब होता है अपने यहाँ के ट्रांजैक्शंस को राइट डाउन करना, नोट डाउन करना. तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस का, जिसमें बिजनेस लिखती है. रिकॉर्ड करने का मतलब मैंने क्या बोला? लिखना. लिखती है किस चीज़ को? ट्रांजैक्शंस को. अब यहाँ बात उठता है कि ट्रांजैक्शंस किसको कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूं, हर वो चीज़ जिसमें मनी शामिल है, हर वो चीज़ जिसमें पैसा शामिल है, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप दुकान से कोई सामान खरीदे, आपने मशीन खरीदा, आपने मशीन बेचा, आपने सामान बेचा, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड किया, ये सारे ही चीज़ ट्रांजैक्शन कहलाते हैं. हर ऐसे चीज़ जिसमें मनी शामिल है, जिसमें पैसा शामिल है, वो सारा चीज़ ट्रांजैक्शन कहलाता है. मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ जिसको ट्रांजैक्शन हम नहीं कह सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कह सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोड पे चल रहे थे, आप गिर गए, आपको इंजरी हो गई. आप ये नहीं बता सकते हो कि कितने रुपए की इंजरी हुई मुझे, कितने रुपए की चोट लगी मुझे. तो ये गिरना, चलना, लड़ाई किसी से होना, ये सारे चीज़ ट्रांजैक्शन नहीं है, बिकॉज इसमें मनी शामिल नहीं है. तो अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस का, जिसमें बिजनेस लिखती है सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांजैक्शंस को. ट्रांजैक्शंस के अलावा बिजनेस किसी भी दूसरी चीज़ को राइट डाउन नहीं करेगी, नोट नहीं करेगी. अकाउंटिंग का एक और डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ले सकते हो, और ये डेफिनेशन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ले सकते हो. क्या अकाउंटिंग का एक और डेफिनेशन है. ये डेफिनेशन अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ले सकते हो, और ये डेफिनेशन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ले सकते हो. क्या बोलता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, समराइजेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ रिजल्ट्स टू द इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बोलता है कि अकाउंटिंग आर्ट है, यानी कला है. किस चीज़ का? आइडेंटिफिकेशन का. किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है? ट्रांजैक्शन को, कि कोई चीज़ ट्रांजैक्शन है या नहीं है. फॉर एग्जांपल, मैंने सामान बेचा,
तो ज़रूर पैसा लिया होगा, उसमें मनी इन्वॉल्व है ना, तो वो ट्रांजैक्शन है। लेकिन किसी से लड़ाई हो गई तो उसमें तो मनी इन्वॉल्व नहीं है ना। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ ना कि मेरा 50,000 का लड़ाई हो गया। ठीक है, तो पहले तो हमको पहचानना है कि कोई भी चीज़ ट्रांजैक्शन है या नहीं है। तो इसने बोला कि अकाउंटिंग आर्ट है आइडेंटिफाई करने का, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का। एक बार ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे, मेज़र करेंगे किस चीज़ को, ट्रांजैक्शन के वैल्यू को, कि अगर ट्रांजैक्शन है तो कितने रुपए का है, उस ट्रांजैक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। आप अगर ट्रांजैक्शन के एग्जैक्ट वैल्यू को भी पता कर लेते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग किया जाता है। मैंने पहले ही बता दिया, रिकॉर्डिंग का मतलब लिखना, ट्रांजैक्शंस को नोट करना। आप देखते होंगे कि एक छोटा सा बिजनेसमैन, एक छोटा सा दुकानदार भी जो है वो अपने यहाँ उसने जितने भी सामान बेचे हैं, जितने भी उसने सामान खरीदे हैं या उसके जितने भी खर्चे हैं, सबको वो लिखता है, ताकि साल के अंत में या महीने के अंत में या दिन के अंत में वो अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल सके। तो एक बार आप ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर उसको मेज़र कर लोगे उसके वैल्यू को, फिर आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लोगे, आप उसका नोटिंग कर लोगे। नोटिंग हो जाने के बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं, यानी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को मैंने लिखा बुक्स ऑफ अकाउंट में, अब उसका क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। क्लासिफिकेशन को मैं सिंपली समझा दूं, आप जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कॉपी रखते हो, वैसे ही बिजनेस भी अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग रजिस्टर रखती है, अलग अलग हेड बनाती है। फॉर एग्जांपल सैलरी या परचेज या मशीन या सेल, सब के लिए अलग अलग रजिस्टर खोला जाएगा। ऐसा क्यों? इसका आंसर सिर्फ एक क्वेश्चन में है। अगर आप एक ही कॉपी में सारे सब्जेक्ट का नोटिंग करते तो क्या होता? कंफ्यूजन हो जाता। रिवीजन के समय, याद करते समय हमको पता नहीं चलता कि पहला चैप्टर का नोट्स किस किस जगह पे है, क्योंकि पहला चैप्टर एक जगह पे ना होके अलग अलग जगह पे रहते हैं। अकाउंट्स का पहला चैप्टर का स्टार्टिंग 3-4 पेज शुरू में रहता, फिर उसके बाद हो सकता है बीएसटी, क्योंकि आप एक ही रजिस्टर बना रहे हो, फिर हो सकता है उसमें इको रहे, फिर उसमें आपका इंग्लिश रहे, अदर सब्जेक्ट्स रहें, उसके बाद फिर अकाउंट्स आएगा। तो आपको परेशानी होगी या नहीं होगी? तो उसी परेशानी से बचने के लिए यहाँ भी ट्रांजैक्शंस को अलग अलग जगह क्लासीफाई कर दिया जाता है, जिसका नेचर जैसा है उसके अनुसार। जैसे सैलरी का रजिस्टर खुला तो उसमें सिर्फ सैलरी ही लिखा जाएगा। जैसे कि सेल का रजिस्टर खुला तो आपने जितने भी गुड्स सेल किए सिर्फ उसमें सेल ही नोट किए जाएंगे। अगर आपने परचेस का रजिस्टर खोला तो आपने जब जब परचेस किया है उसी रजिस्टर में लिखा जाएगा। इस तरीके से सारे परचेज एक जगह दिखाई देंगे, सारे सेल्स एक जगह दिखाई देंगे, सारे सैलरी एक जगह दिखाई देंगे और हम कन्फ्यूज़न से बच पाएंगे। एक बार क्लासिफिकेशन हो गया, उसके बाद एनालिसिस होता है। एनालिसिस का मतलब होता है ऊपर के सारे ट्रांजैक्शन को एक बार चेक कर लेना, कहीं पीछे गड़बड़ी तो नहीं हो रखा है ना। क्योंकि अगर पीछे गलत मैंने नोट डाउन किया है या गलत वैल्यू निकाला है या गलत मैंने क्लासिफाई कर दिया है तो उसका इफ़ेक्ट आपके रिज़ल्ट पे पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्ज़ाम में गलती करके आते हैं तो हमारा रिज़ल्ट के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है। एनालिसिस का मतलब मैंने बताया, सारे प्रोसेस को एक बार, यानी आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, इन सबको एक बार चेक कर लेना, उनके ऊपर विचार कर लेना, उनके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग करना कि इनमें कुछ और भी चेंजेस करने होंगे क्या। एक बार ये ख़त्म हो गया, उसके बाद हम समराइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। समराइजेशन में क्या होता है, हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, हम लोग रिज़ल्ट तैयार करते हैं बिज़नेस का प्रॉफिट हुआ या बिज़नेस का लॉस हुआ, बिज़नेस की स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, अच्छे पोजीशन में है या ख़राब पोजीशन में है। एक बार रिज़ल्ट बन के तैयार हो गया, रिपोर्ट कार्ड इस बिज़नेस का तैयार हो गया, उसके बाद हम कम्युनिकेट कर देते हैं। किसको कम्युनिकेट करते हैं और क्या कम्युनिकेट करते हैं? तो हम रिज़ल्ट को कम्युनिकेट करते हैं किसे? इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं यहीं बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप सिंपली समझने के लिए रिपोर्ट कार्ड लिख सकते हैं। जैसे आपका एक बार रिपोर्ट कार्ड बन के तैयार हो गया, समराइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया, एक शॉर्ट स्टेटमेंट बनाना, यानी सिंपल भाषा में बिजनेस का रिजल्ट कैलकुलेट करना, बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। तो वो रिपोर्ट कार्ड
का एग्जैक्ट नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाने के बाद क्या होता है? टीचर क्या करते हैं? आपको, आपके गार्जियंस को आपका रिपोर्ट कार्ड देते हैं ना, यानी वो क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं आपका रिजल्ट आपके गार्जियंस और आपको बताया जा रहा है। तो बिजनेस का भी एक बार रिजल्ट तैयार हो गया, एक बार रिपोर्ट कार्ड बन गया, तो उसके रिजल्ट को भी कम्युनिकेट कर दिया जाता है जो भी उस बिजनेस के इंटरेस्टेड यूजर्स हैं। अब इंटरेस्टेड यूजर्स हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग आर्ट था, आइडेंटिफिकेशन का, मेजरमेंट का, रिकॉर्डिंग का, क्लासिफिकेशन का, एनालिसिस का, समराइजेशन का, एंड फाइनली एक बार रिपोर्ट कार्ड तैयार हो गया तो रिजल्ट को कम्युनिकेट करने का। में हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा था। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस इन विच बिजनेस रिकॉर्ड्स इट्स ट्रांजैक्शन। मैंने ट्रांजैक्शन को वहाँ थोड़ा बहुत समझाने का कोशिश किया था। आइए अब ट्रांजैक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ा जाए। क्या बोलता है? ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या है? एक इवेंट है विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। यानी ऐसा इवेंट जिसका मॉनेटरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसे ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। यानी ऐसा इवेंट जिसका आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं उसी को ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। बोलता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज इकोनॉमिक इवेंट। ट्रांजैक्शन को हम इकोनॉमिक इवेंट भी कह सकते हैं। इकोनॉमिक इवेंट दो तरीके के होते हैं, इंटरनल इकोनॉमिक इवेंट एंड एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या होता है ये बात आई। ट्रांजैक्शन में सिर्फ दो ही चीज इन्वॉल्व होते हैं, एक तो इवेंट और दूसरा उसका वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी। यानी कोई भी चीज जिसका वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता हो उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है। ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू इवेंट प्लस वैल्यू इन मनी। एग्जाम्पल में लेके समझाने का कोशिश करता हूं कि ये ट्रांजैक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। भाई ट्रांजैक्शन बनने के लिए दोनों ही चीज होने जरूरी है, इवेंट भी होना जरूरी है एंड उसका मनी में वैल्यू भी होना जरूरी है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार परचेस किया। पहले तो मैं समझा दूं कि इवेंट क्या होता है। इवेंट का मतलब कुछ भी होना, कुछ भी होना। आप खाना खा रहे हैं, ये भी इवेंट है। यू आर स्लीपिंग, इट इज़ ऑल्सो एन इवेंट। आप दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, ये भी एक इवेंट है। आपने कुछ खरीदा, ये भी एक इवेंट है। आपने कुछ बेचा, ये भी एक इवेंट है। यानी हर चीज, उठना बैठना सोना सांस लेना, हर चीज एक इवेंट है। ठीक है, यानी एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन इज नोन एज इवेंट। जो भी हो रहा है हर चीज एक इवेंट है। ठीक है, लेकिन ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? ऐसा इवेंट जिसका वैल्यू होता हो। वैल्यू किस चीज में? मनी के फॉर्म में, जिसका दाम हो। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं। आपने कार परचेस किया, आपने कार परचेस किया, तो भाई आपने परचेस किया ना, तो ये एक इवेंट है। आपने कार परचेस किया तो उसका वैल्यू होगा ना, आप बता सकते हो ना कि कितने का खरीदा। दैट मीन्स इसका वैल्यू भी होता है। तो कार खरीदे, कार परचेस किए, ये एक इवेंट भी है और उसका मनी के टर्म में वैल्यू भी हम बता सकते हैं कि 4 लाख में लिए, 6 लाख में लिए, 10 लाख में लिए। तो ये एक ट्रांजैक्शन भी है क्योंकि ये इवेंट भी है और इसका वैल्यू भी है। दूसरा एग्जाम्पल, मोहन ने श्याम को थप्पड़ मारा। भाई कुछ तो हुआ है, थप्पड़ लगा है श्याम को, मोहन ने मारा है, तो ये एक इवेंट तो है क्योंकि कुछ तो हुआ है, थप्पड़ लगा है। हम चेक करते हैं कि क्या हम बता सकते हैं कि मोहन ने श्याम को कितने रुपए का थप्पड़ मारा। बताओ जरा आप ही, मोहन ने श्याम को कितने रुपए का थप्पड़ मारा। ये बता पाना इम्पॉसिबल है क्योंकि
इसका कोई वैल्यू होता ही नहीं है। तो ये इवेंट तो था लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन भी नहीं होगा। ट्रांजैक्शन हम किसी भी चीज़ को तभी कहेंगे जब वो इवेंट भी हो और उसका वैल्यू भी हो। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया। भाई कुछ तो हुआ है, पैर टूटा, दर्द हुआ मुझे। अब बताओ, मैं बता सकता हूं क्या कितने रुपए की हड्डी टूटी, कितने रुपए का चोट लगा, कितने रुपए का खून बह गया? ये बता पाना इम्पॉसिबल है। तो ये भी एक इवेंट नहीं है। मैंने मैगी खरीदा। भाई मैगी खरीदा, कुछ तो हुआ है, मैगी खरीदा है तो इवेंट तो है। अब चूंकि मैंने मैगी खरीदा तो मैगी का वैल्यू भी तो होगा ना, कुछ खरीदे हैं तो कुछ तो उसका मॉनेटरी वैल्यू होगा। तो इसका वैल्यू भी हो सकता है 10 या 12 या 24 या 45 या सो ऑन, इस तरीके से। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। तो भाई ट्रांजैक्शन के लिए दोनों ही चीज़ होने जरूरी हैं, वो इवेंट भी होना चाहिए और उसका वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब सिंपल भाषा में हम क्या दें, इवेंट तो हर चीज़ इवेंट ही है ना। ऐसा कोई भी चीज़ जिसका मॉनेटरी वैल्यू होता हो उसको हम ट्रांजैक्शन कहेंगे, और जिसका मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता हो उसे हम ट्रांजैक्शन भी नहीं कहेंगे। आइए अब फिर से डेफिनेशन देखें। क्या बोला था? इट इज़ एन इवेंट। भैया इवेंट है विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी। और भैया इसके अंदर कैपेसिटी है कि वो मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता हो, वो मनी के फॉर्म में कैलकुलेट किया जा सकता हो। यानी ये इवेंट ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा इवेंट जिसका हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं। इवेंट दो तरीके का, इकोनॉमिक इवेंट एंड इवेंट दो तरीके का, इंटरनल इवेंट एंड एक्सटर्नल इवेंट। ठीक है, इसे आप इकोनॉमिक इवेंट भी कहते हैं। यू आर वेल known about accounting and transaction. In the current session, we shall discuss about business. So let's start. Business means doing a continuous set of activities on a regular basis, like purchase and sale of goods or providing services. क्या बोलता है? बिजनेस का मतलब सेट ऑफ एक्टिविटी। सेट ऑफ एक्टिविटी का मतलब बहुत सारे एक्टिविटी, यानी बिजनेस का मतलब होता है बहुत सारे एक्टिविटी करना कंटिन्यूअस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। फॉर एग्जांपल, बिजनेस के लिए सामान खरीद के लाना, बिजनेस का सामान बेचना, बिजनेस का रेंट पे करना, बिजनेस में जितने भी स्टाफ हैं उनका सैलरी पे करना, और ये सारे काम रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए, ये सारे काम कंटिन्यूअस बेसिस पे होने चाहिए। सो बिजनेस मीन्स डूइंग अ कंटिन्यूअस सेट ऑफ एक्टिविटीज ऑन अ रेगुलर बेसिस, लाइक परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो बिजनेस का मतलब होता है जो भी आप काम कर रहे हो, जिस चीज़ में भी आप इन्वॉल्व्ड हो, वो कंटिन्यूअस बेसिस पे करना, रेगुलर वे में करना। ऐसा नहीं कि साल में 5 दिन करना। अगर आप साल में कोई भी चीज़ 5 दिन करते हो, 2 दिन करते हो, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस साल कार खरीदा और फिर बाद में मैंने उसको बेच दिया। चलो एक बार और मैंने कार खरीदा इसी साल और दोबारा बेच दिया। बस साल में 2 ही बार मैंने कार खरीदा और 2 बार मैंने कार बेचा। तो क्या ये बिजनेस कहलाएगा? नहीं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब आप जो भी काम कर रहे हो वो कंटिन्यूअस एंड रेगुलर बेसिस पे करते रहो। अगर दुकान वाला अपने दुकान का शटर सिर्फ साल में 1 दिन के लिए खोले तो फिर वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वही अपने दुकान को वो डेली खोलता है, रेगुलर बेसिस पे खोलता है, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति बिजनेस कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। बोलता है इट मे बी प्रॉफिट मोटिव एंड नॉन प्रॉफिट मोटिव। भाई
बिजनेस कोई नॉन प्रॉफिट मोटिव के लिए भी करता है क्या? हम तो यही जानते हैं कि बिजनेस सारे लोग प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। ऐसा भी होता है क्या कि बिजनेस कोई प्रॉफिट ना कमाने के लिए करता हो? हाँ जी, बिजनेस नॉन प्रॉफिट मोटिव वाली भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इनका काम क्या रहेगा? सोशल वेलफेयर करना, इनका काम रहेगा समाज सेवा करना। अब ऐसे बिजनेस कौन से होते हैं? सारे एनजीओ, सारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, या जितने भी आंगनबाड़ी वाले हैं, या जितने भी आप देख रहे होंगे हेल्प सेंटर वाले हैं, जो डॉग को रेस्क्यू करते हैं, जो डोनेशन लेके और फिर डॉग की मदद करते हैं, या जानवरों की मदद करते हैं, या गरीबों की मदद करते हैं, वो सारे ही नॉन प्रॉफिट मोटिव वाले बिजनेस होते हैं। क्योंकि उनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, उनका मकसद सोसाइटी का वेलफेयर करना है, समाज का सेवा करना है। फिर बोलता है डिपेंडिंग अपॉन साइज बिजनेस में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। साइज के अनुसार बिजनेस इन तरीके के होते हैं, 1 2 3 4 5 तरीके के होते हैं। मैंने यहाँ सबसे छोटे बिजनेस से शुरू किया है, दैट मीन्स ये सबसे छोटा बिजनेस है, फिर ये उससे बड़ा बिजनेस है, ये उससे बड़ा बिजनेस है, ये उससे बड़ा बिजनेस है, ये सबसे बड़ा बिजनेस है। पहला बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल का मतलब होता है सिंगल एंड प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, यानी ये ऐसे बिजनेस है जिसका सिंगल ऑनर होता है, एक ही मालिक होता है। एग्जाम्पल हो जाएंगे रिटेलर्स वाले, जितने भी रिटेलर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे इन सब के एक ही मालिक होते हैं। तो ऐसे सारे बिजनेस जिनका एक ही ऑनर होता हो वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप, और ये सबसे छोटा बिजनेस होता है। इससे बड़ा बिजनेस होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने चाहिए और अधिक से अधिक 50 लोग हो सकते हैं, यानी कम से कम तो 2 लोग मिलके बिजनेस चलाएंगे और अधिक से अधिक 50 लोग मिलके बिजनेस चलाएंगे। तो भाई इसमें तो अकेला चला रहा था ना, तो अकेले के पास जितना पैसा होगा वो उतना ही उस बिजनेस में लगाया होगा, और इसमें तो 50 तक हो सकते हैं ना, तो 50 लोगों का पैसा इस बिजनेस में लगा है, तो इससे तो बड़ा होगा ना ये बिजनेस। ठीक है, तो पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से बड़ा होता है। अगला है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या होता है? ये सोसाइटी के लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए चलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2-3 मोहल्ले के लोग आपस में चंदा इकट्ठा करके, डोनेशन इकट्ठा करके अपने सोसाइटी के लिए हॉस्पिटल बनवाते हैं, अपने सोसाइटी के लिए स्कूल बनवाते हैं, अपने सोसाइटी के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर बनवाते हैं। और ये स्कूल, ये हॉस्पिटल, ये डिपार्टमेंटल स्टोर अपने सोसाइटी यानी अपने मालिकों को सामान सही रेट पे और सही क्वालिटी का देगा, बच्चों को सही रेट पे पढ़ाएगा और अच्छा क्वालिटी देगा। और ये बाहरी लोगों को भी, यानी सोसाइटी के बाहर के लोगों को भी पढ़ाएगा, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड रेट पे यानी मार्केट रेट पे। इससे बड़ी बिजनेस होती है कंपनी। कंपनी में अनलिमिटेड ऑनर्स होते हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में इसके मालिक होते हैं। अब कंपनी के मालिक कैसे बनते हैं वो आप बीएसटी में भी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। कंपनी का मालिक वही कहलाता है जो कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदता है। शेयर 2 तरीके के होते हैं, एक इक्विटी शेयर और दूसरे प्रेफरेंस शेयर। तो जिन लोगों ने कंपनी का इक्विटी शेयर खरीदा है वो कहलाते हैं कंपनी के मालिक, और ये बहुत ही अधिक मात्रा में होते हैं, इनका कोई लिमिट नहीं होता है, इसलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से बड़ा होता है। अगला है लोकल अथॉरिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपैलिटी, चूँकि ये सरकारी संगठन है और सरकार के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है ना तो इनके बहुत सारे ब्रांच होते हैं पूरे कंट्री में, तो ये सबसे बड़ी बिजनेस कहलाती है। आगे बिजनेस का अलग अलग नाम भी होता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस
और किस किस नाम से जाना जाता है? बिजनेस को हम एंटिटी के नाम से जान सकते हैं, एंटरप्राइज के नाम से जान सकते हैं, फर्म के नाम से जान सकते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जान सकते हैं। यानी बिजनेस को एंटिटी, एंटरप्राइज, फर्म या ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है।